आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 42, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हर गौरी की माँ रो रही है। राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। हर गौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना के ही आई है। वो बहुत धीरे धीरे रोती है। घूंघट के नीचे उसकी आंखें हमेशा बरसती रहती हैं। शिव शक्कर सिंह पूर्णिया से लौट आए हैं। पुत्र का दाह कर्म करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी हुई कमर पर हाथ रख शिव शक्कर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं। 2 दिनों से घास पानी छोड़े बैठे हैं दोनों बैल। आंखों में आंसू भर भर कर दोनों कभी कभी चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हैं, फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, मानो ढांढस बंधा रहे हों। हरगौरी इन्हें कितना प्यार करता था। जब ये 2 साल के बाछे थे तभी से हरगौरी इनके साथ खेलता था। उसकी बोली सुनते ही दोनों खुशी से नाचने लगते थे। जान से भी बढ़कर प्यार करता था वो। शिव शक्कर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही हैं। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थी उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने राम कृपाल सिंह को रोका तो शिव शक्कर सिंह को लगा कि पुल नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दारोगा साहब राम कृपाल सिंह को गिरफ्त करके इधर ले गए और शिव शक्कर सिंह अपने साथियों के साथ वहीं से लौट गए। टीसन तक दौड़ते ही आए थे। ना जाने दारोगा साहब के मन में कब क्या हो। भाग्य की बात हुई कि बिरजू सिंह फिसल कर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई, नहीं तो शिव शक्कर सिंह वहीं लाट फार्म पर ही खड़े रह जाते। सबने तो कूद कूद कर हत्था पकड़ लिया। सिंह जी ने ज्यों ही एक हत्था में हाथ लगाया कि एक काले कोट वाले ने पकड़कर खींच लिया। सिकन्नर के पास जाते जाते बिरजू सिंह गिर गए तो गाड़ी खड़ी हो गई। बेचारे बिरजू सिंह का एक हाथ कट गया। गाट बाबू उसको कटिहार अस्पताल ले गए। गाट बाबू यानी गार्ड बाबू। जब तक घर नहीं पहुंच गए थे शिव शक्कर सिंह को भरोसा नहीं था। क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसल गांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उनका कलेजा धुकधुका रहा था। भले आदमी ने लाल चादर की पगड़ी क्यों बांध ली थी। घर जाते ही हरगौरी की मां को छाती पीटते और जमीन पर लोट कर रोते देखा तो वे भी बच्चों की तरह बिलख बिलख रोने लगे। पुबरिया घर के औसारे पर हरगौरी की विधवा बहू घूंघट काढ़े रो रही थी। सामने दीवार पर हरगौरी का फोटो टंगा हुआ है। रौतहट मेला में छपाया था, पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार लेकर। बेटा रे, गोरी बेटा रे। शिव शक्कर सिंह बैल की गर्दन पकड़कर रो रहे। बेटा रे, गौरी बेटा रे। सुमृत दास के कान में सबसे पहले आवाज पहुंचती है। ओह, शिव शक्कर सिंह आ गए शायद। शिव शक्कर बाबू रोइए मत, देखिए कलेजा पोख्ता कीजिए। आप ही इतना जी छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या हाल होगा। हरगौरी की मां मर जाएगी, उसे समझाइए सिंह जी, रोइए मत। सुमृत दास शिव शक्कर सिंह को अखबार में पकड़कर ले जाते हैं, अखबार यानी बाहों में भरकर समझाते हैं तथा आसपास खड़े लोगों से कहते हैं, भाई क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए। पुत्र शोक से बढ़कर और कोई शोक क्या हो सकता है। हम क्या समझाएंगे, हमको तो खुद भोगा हुआ है। एक एक कर 4 लाल को कमला किनारे अपने हाथ से जला आए। कलेजा पत्थर हो गया है।
पुत्र शोक, हे भगवान किसी को न हो। शिव शक्कर सिंह और जोर जोर से रोने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। सभी आकर यही जानना चाहते हैं कि और आगे क्या हुआ। हरगौरी की मृत्यु से ज्यादा दिल दहलाने वाली बात थी रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्यों गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और किन लोगों पर वारंट है। तहसीलदार बिस्नाथ पर भी। तहसीलदार साहब आ रहे हैं, मोढ़ा दो रे। तहसीलदार को देखते ही शिव शक्कर सिंह फिर धरती पर लौट गए और जोर जोर से रोने लगे। बिस्नाथ भैया, कलेजा टूक टूक हो रहा है भैया, कलेजा। तहसीलदार साहब समझाते हैं, शिव शक्कर सिंह रोइए मत, ये रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है। एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होता, लेकिन अभी रोने का समय नहीं। मालूम होता है मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी के गिरफ्तार होने का मतलब ही है कि मुकदमा खराब हो गया। अब किसके सिर पर कौन आफत है कौन जाने। खूनी केस है। उठिए, आपसे प्राइवेट में एक बात करनी है। शिव शक्कर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे से जरा दूर चले गए। सुमृत दास भी प्राइवेट सुनेगा? तब ठीक है, असल बात का पता भी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। अब किसके सिर पर क्या आफत है कौन जाने, हे भगवान। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी काका के साथ खेलावन भी आया है। जोतकी जी पास के खाली मोढ़े पर बैठ जाते हैं। खेलावन भी तहसीलदार साहब के प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। जोतकी जी धीमी आवाज में लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे। तुम लोगों की जान बलाई हुई है क्या? यहां से जितना जल्दी हो सके खिसक जाओ, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देखकर उठ खड़े होते हैं। जोतकी जी कहते हैं, यहीं चले आइए तहसीलदार। सभी चले गए। लेकिन बात यह है कि एसपी ने तो ये नॉक्स पकड़ा है। तहसीलदार विश्वनाथ की जमीन का बीहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था? तहसीलदार साहब कहते हैं, रामकृपाल भैया तो है नहीं, हम आपको क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है। वाजिबन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिव शक्कर सिंह गिड़गिड़ाकर कहते हैं। जोतकी जी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमृत दास बेतार बीच में ही जवाब देता है, शिव शक्कर सिंह, मुकदमा तहसीलदार बिस्नाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है। पूछिए कैसे? तो बात यह है कि असल में ये सब खुरखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू किया था। हमसे ज्यादा कौन जानेगा? तहसीलदारी कारोबार को आप क्या समझिए? यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में ये लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया। तहसीलदार बिस्नाथ उनके मददगार हुए तो इन्हीं की जमीन पर संथालों ने धावा कर दिया। अब बताइए कि असल में ये मुकदमा किसका हुआ? असल बात हम जानते हैं, दारोगा को 10,000 देना ही होगा। खेलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सब कोई सलाह करके गांव के इस गहर को टालिए। रामकृपाल भैया है नहीं, हम क्या करेंगे? शिव शक्कर सिंह बस यही एक जवाब देते हैं। बहुत देर बाद जोतकी जी कहते हैं, जो भी हो न्याय की बात तो यही है कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैरवी करें। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले रामकृपाल सिंह जी को जमानत पर छुड़ाया जाए। इसके बाद सब मिलकर जो वाजिब हो सोचें। जो खर्चा होगा सिंह जी लोगों को देना होगा। जोतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया। हम लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। कोई बात हुई तो पुच्छ से सभा। हम कहते थे ना, गांव में एक दिन चील का उड़ेगा। जोतकी काका, सभा जुलूस को दोख मत दीजिए। कालीचरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली, तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों को गवाही देनी होगी सो जानते हो ना, बालदेव जी को भी। तुम दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात है। कालीचरण ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे। जो बात जानते हैं वो कहने में क्या है? दारोगा हो, एसपी हो, चाहे मजिस्टर कलेक्टर हो, सच्ची बात कहने में किसका डर? वाजिब बात, वाजिब बात। जोतकी जी को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं, वाजिब बात। तहसीलदार साहब का नौकर रणजीत दौड़ता हाफता आता है। कमली दैया फिर तो यहां क्या है? डॉक्टर के यहां जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं। भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग।
इतने दिन हो गए, बीमारी 16 आना से 12 आना भी नहीं हुई। तो असल में बात खुल गई। मामले मुकदमे की 16 आने बात जो है कालीचरण और बालदेव के हाथ में है। शिव हो शिव हो, ज्योतिकी काका उठते हुए कहते हैं। काली बाबू, कल जरा अपना हाथ दिखाना तो देखें तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। जन्मदिन और महीना याद है। ज्योतिकी जी के पेट में डर समा गया है। कालीचरण और बालदेव के ही हाथ में जब सब कुछ है तो वे जिसका नाम बतला दें वो गिरफ्त हो जाएगा तुरंत। और कालीचरण कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज है। बालदेव का तो उतना डर नहीं, मगर कलिया शिव हो शिव हो। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 42, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।